हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर गोइंग टू डिस्कस PT03 एडवांस। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 जो कंप्रीहेंशन है, बेस्ड है ये आपके रेजोनेंस इफेक्ट पे। क्या दे रखा है कंप्रीहेंशन के अंदर, एक बार हम लोग जस्ट रीड कर लेते हैं। मेंशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन्वॉल्विंग कार्बन एटम। ठीक है, तो इसमें जो है अकर होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करता है। डीलोकलाइजेशन में also occur in the conjugated system involving carbon atom and atoms other than carbon। पॉसिबल है कि उसमें भी डीलोकलाइजेशन अकर हो। There are example in which pi orbital and p orbital के अंदर वैकेंट हो सकता है या हाफ फील्ड हो सकता है या फील्ड ऑर्बिटल हो सकता है, ओवरलैप। एंड दिस डीलोकलाइजेशन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। क्या क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन बाई पाई ओवरलैप। तो पाई डीलोकलाइजेशन, अगर पाई की बात करें तो इस तरीके का अगर सिस्टम बनता है, लाइक अगर आप देखो कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। और इस सिस्टम के अंदर हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, डीलोकलाइजेशन बाय द पाई विद पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरा बोला है पाई बॉन्ड का पी के साथ। तो मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसका डीलोकलाइजेशन वैकेंट पी ऑर्बिटल में होगा। लाइक दिस इज द वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। मैं सिस्टम मेंशन कर रहा हूं जहां पे हम लोग रेजोनेंस यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज करेगा, उसके अलावा जो है फील्ड हो सकता है। तो फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा, यानी कि ये हो गया हमारा फील्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, फील्ड पी ऑर्बिटल, क्लियर है बात। उसके अलावा हाफ फील्ड, इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे कराएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, सिस्टम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में, यहाँ पे इस कार्बन के केस में इस कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, लाइक दिस। वहां इस केस में क्या होगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये 3 केसेस जिसमें कि जो है अगर देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रेजोनेंस में पी ऑर्बिटल के साथ में, चाहे वो वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, फील्ड पी ऑर्बिटल हो, या यहाँ पे मैं बात करूं हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हो। ठीक है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हो। तो ये तो रहा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग क्लियरली रेजोनेंस देख सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे मेंशन क्या किया गया, क्वेश्चन देखिए, डीलोकलाइजेशन मेक्स सिस्टम मोर स्टेबल, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये पहले भी मेंशन किया गया है जो है कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल को यानी कि उस सिस्टम को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 मेंशन किया गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो किस में ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, अगर उसमें नहीं है इस तरीके का कोई पॉसिबिलिटीज, तो वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन दैट सिस्टम। तो आइए बात करते हैं। पहला है 1,4 पेंटाडाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पता चलेगा आपको, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो 1 2 3 4 5 1,4 ये हो गया 1 और यहाँ पे आ गया 4, ये हो गया आपका 1,4 पेंटाडाइन। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हो आप कि ऐसा कोई भी इस तरीके का सिस्टम नहीं बन रहा है। डबल बॉन्ड, सिंगल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। एंड इफ द सिस्टम डोंट हैव एनी कॉन्जुगेशन देन इट इज नॉट गोइंग टू शो रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू अकर इन दिस केस। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अदर केसेस चेक करते चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन। दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। आप देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है पाई इलेक्ट्रॉन का पाई के साथ में, ये हम लोग बोले पाई का फील्ड पी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, पाई का फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ और पाई का हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पाई का पाई के साथ डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, डबल सिंगल इस तरीके का सिस्टम चाहिए जिसमें कि कॉन्जुगेशन है, और ये कॉन्जुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 1,3,5 हेक्साट्राइन। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूं 1,3,5 हेक्साट्राइन। ये देख सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन, ये सभी सिस्टम आपस में कॉन्जुगेशन में है। राइट, हम लोग को देखना था कि जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि कॉन्जुगेशन ना हो। कॉन्जुगेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, और तभी हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। लास्ट इज बेंजीन। तो वेल नोन डिस्कस हम लोगों ने किया था, पहला एग्जांपल रेजोनेंस में हम लोगों ने इसी का लिया था कि किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन
देन पाई इलेक्ट्रॉन। आपको क्या चेक करना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से सिस्टम बन रहा है। तो दिस सिस्टम आल्सो हैव द रेजोनेंस, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, ओनली वन केस इज देयर वेयर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस, मींस दैट इन दैट केस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन of this comprehension only, in which of the following carbocation delocalization of positive charge is possible, किस में इसमें delocalization कराया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन को कंसीडर करते जाओ कि कौन सा है कि जिसमें delocalization पॉसिबल है, उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस करना, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, ठीक है। अब सोचोगे कि सर ये सिस्टम इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन गोइंग टू डीलोकलाइज विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम। तो हम लोग बोलते हैं कि मिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड कार्बन एटम, जो कि हम लोग का कहलाता है ब्रेड्स रूल, क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेन क्रिएट होगा। अगर मैं इसको डीलोकलाइज करा दूं यहाँ पे, ये हाईली अनफेवरेबल केस होगा। क्यों होगा अनफेवरेबल? क्योंकि फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट। एक तो डीलोकलाइजेशन आप कराओगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा डबल बॉन्ड and the positive charge is not possible as the this called as the bridge head carbon। आप आईपैक नोमेनक्लेचर में भी इस टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस इज कॉल्ड एज द ब्रिज हेड कार्बन एटम, ठीक है। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल एट द ब्रिज हेड कार्बन एटम, जो कि सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बनाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाई स्ट्रेन, ड्यू टू हाई स्ट्रेन। तो इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आता है? इसमें आप डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट केस कंसीडर करना, सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो सेकेंड के अंदर ये दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो इसमें ये दो सिंगल बॉन्ड आ गए, ऐसा कोई भी सिस्टम इसमें इस तरीके का सिस्टम हम लोग नहीं देख पा रहे। तो हियर आल्सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल एंड पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बाय द रेजोनेंस। नाउ अगर बात किया जाए नेक्स्ट थर्ड वन, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है बेंजीन का। अगर हम लोग देखें तो ये बहुत लोग को डाउट आ सकता है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को इधर मैं डीलोकलाइज करा दूं या इसको इधर डीलोकलाइज? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए कि किस तरीके से इसका ऑर्बिटल होगा। देखो आप, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये आपस में रेजोनेंस में लाइक दिस, ठीक है, इनके बीच में रेजोनेंस है। व्हाई पॉजिटिव चार्ज विल बी नॉट पार्ट ऑफ दिस रेजोनेंस? इस चीज को समझिए। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया होगा और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाया होगा इसमें इन्वॉल्व होगा sp2 ऑर्बिटल, राइट, दिस तरीके से। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है ना इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, वो है हमारा sp2 ऑर्बिटल। दिस sp2 ऑर्बिटल इज गोइंग टू फॉर्म विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल का एक प्लेन बना हुआ है लाइक दिस, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाइज करेगा। लाइक ये p ऑर्बिटल ऐसे जो है प्लेन बना हुआ है, और जो आपका ये है sp2 ऑर्बिटल ये पेपर के प्लेन में होगा, p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर होंगे इसके। तो बिकॉज हम लोगों ने बोला था कि फॉर द रेजोनेंस वन नेसेसरी कंडीशन इज दैट पैरेलल p ऑर्बिटल का होना एक प्लेन में। अगर एक प्लेन में होंगे तभी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है। हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट दिस sp2 ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल। Then the delocalization of pi electron will take place only in this pi electron and not positive charge is going to involve in this resonance। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको इधर डीलोकलाइज करा सकते हैं, इसको इधर इधर, इससे पॉजिटिव चार्ज में डीलोकलाइजेशन नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी एट द सेम पोजीशन ओनली। नाउ फोर्थ की बात करें तो एक ही ऑप्शन अब बचता है हम लोग, क्योंकि इन सभी चीजों को डिस्कार्ड कर चुके हैं कि इस केसेस में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा। हियर द ब्रेड्स रूल इज गोइंग टू अप्लाई। This here what we are going to observe Braid's rule, although conjugated system दिख रहा है because उसके हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं ला सकते हैं इस कार्बन ब्रिज हेड कार्बन के साथ में, तो ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। तो ड्यू टू हाई स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल। उस तरीके से ये इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, इसमें
प्लेन चेंज है, इस sp2 ऑर्बिटल का प्लेन p ऑर्बिटल के साथ में नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व। नाउ अगर इस सिस्टम की बात करें हम लोग CH2 प्लस OCH3, इसके अंदर आप क्या देखोगे, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर अपना डीलोकलाइज कर सकता है। बिल्कुल, इसमें क्या है डीलोकलाइजेशन, अगर इस सिस्टम को हम लोग डिस्कस किया था कि लोन पेयर का वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ में, बिल्कुल यहाँ पे जो है आप एक देखोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है ये कुछ ऐसे बन के आ रहा है OCH3, and which is going to be more stable because it contain more number of covalent bond. Cohn's rule apply करो, this will be more stable than this one, ठीक है। तो here what we are going to observe delocalization of pi electron, यानी कि delocalization of positive charge is also taking place, कार्बोकैटायन delocalize हो रहा है, तो what we are going to get the answer in this case, this fourth one will be correct for question number 2, ठीक है। now question number 3 अगर आप देखो, ठीक है, question number 3, अब ये ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट था, ठीक है, मैं इस पर लिख देता हूं A, दिस इज द पार्ट A, दिस इज द पार्ट B ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो इसमें क्या है, कंप्रीहेंशन 2 आपका दे रखा है, रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज यूजफुल इन द एनरिचिंग वन कंपोनेंट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अदर बाय मल्टीपल डिफ्यूजन स्टेप्स। तो इसमें करते क्या है हम लोग, बेसिकली एक जो है गैस का अगर मिक्सचर है, ठीक है, तो अगर कुछ रेशियो में प्रेजेंट है तो बेस्ड ऑन देयर मोलर मास क्योंकि डिफर करेगा, उसका डिफ्यूजन का जो रेट होगा अलग होगा। तो क्या किया जाता है, एक से दूसरे चेंबर के अंदर डिफ्यूजन कराते हैं। होगा क्या कि ये इसमें वालों की परसेंटेज कुछ जो गैसेज हैं उनका है 1:1। अब इसमें जब आप एनरिच करोगे तो जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट का गैस होगा वो इसमें ज्यादा डिफ्यूज होकर आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर नेक्स्ट आप देखो, आप फिर से अगर इसको फर्दर आप डिफ्यूज कराओ तो फिर उसका जो पर्टिकुलर लोअर मास वाला गैस होगा वो एनरिच होते जाएगा, उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा इस आगे के चेंबर में। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्यूजन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनरिच करते हैं जो लाइटर गैस होता है, लाइटर मॉलिक्यूलर वेट गैस होता है, उसको हम लोग एनरिच करते हैं थ्रू द मल्टीपल स्टेप डिफ्यूजन। मान लो यहाँ पे 1:1 है और जो मॉलिक्यूलर का रेशियो 1:4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो दूसरा गैस होगा, मान लो कि सेकेंड वन, तो 1:2 देन 1:4 सो ऑन, ये चलता जाएगा इस तरीके से। तो जो है एक तरीके से एनरिच होते जाएगा जो लाइटर गैस है। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने मेंशन किया है कि द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज यूजफुल इन एनरिचिंग वन कंपोनेंट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अदर बाय मल्टीपल डिफ्यूजन स्टेप। दिस मल्टीपल डिफ्यूजन स्टेप वी आर गोइंग टू प्रोसीड। हियर अ डिफ्यूज आउट मिक्सचर इज फर्दर मेड टू डिफ्यूज एंड सो ऑन। यहाँ से जो डिफ्यूज होकर आएगा उसको फर्दर डिफ्यूज किया जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूज होकर जो आएगा इसको फर्दर डिफ्यूज किया जाएगा एंड सो ऑन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द सक्सेसिव डिफ्यूजन। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्यूजन। अ वेसल इनिशियली कंटेन टू गैसेस, अगर मान लो कि ए और बी कंटेन किया हुआ है, देयर मास रेशियो इज 2:1 रिस्पेक्टिवली। इफ एबव गैस इज मिक्स्ड टू अलाउ mixture is allowed to diffuse through a hole, the molar composition of mixture coming out to be whole is 1:4। यहाँ से जो आ रहा है इसका जो रेशियो है 1:4 है और इसके मास का जो रेशियो है वो है 2:1 है, ठीक है। Now answer the following question. Find the simplest whole number of moles of gas A and B in the vessel in the beginning. आपको पता करना है कि इनिशियली इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। कैसे आइडिया लगेगा, थोड़ा सा हम लोग जाते हैं कि रेट, हम लोग को पता है कि रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी, ठीक है। ये कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हम लोग का जो वेट का रेशियो है, मतलब ये ए और बी के गैस का वेट का रेशियो है, दैट इज 2:1। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसका 2x हो जाए, इसका x हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूं, लाइक इस तरीके से समझना आप इस बात को। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूं, मोल्स को मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाई मोलर मास ये में, एंड दिस इज द वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी मोलर मास ऑफ। क्या किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स को वेट के टर्म में निकाल दिया, बिकॉज दे हैव गिवन द रेशियो ऑफ देयर वेट एंड नॉट द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। तो यहाँ पे देखो आप जो एक्सप्रेशन बन के आएगा फर्दर, ये बन के आएगा वेट ऑफ ए, ठीक है, इसको मैं लिख दूं पूरा RA by RB दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ए
वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए इनटू दिस वन, मोलर मास ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ ए, ये पूरा जो एक्सप्रेशन बनेगा ये बन जाएगा मोलर मास ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ ए पावर 1/3/2। ठीक है। अब देखो आप जो रेट का रेशियो दे रखा है इन्होंने, जो है रेट दे है मेंशन 1:4, 1:4। मास का रेशियो क्या दे रखा है, जो है 2:1। ठीक है। और ये हो गया मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। ठीक है। अगर इसको मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, देखो आप इसको ले जा सकते हैं 1/8। ठीक है। हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए 3/2। ठीक है। तो मोलर मास का रेशियो क्या आ जाएगा, मोलर मास का रेशियो अगर मैं कंसीडर करूं ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड पावर ले लूं 2/3 से, तो आप क्या देखोगे, ये आ जाएगा आपका 1/4 मोलर मास ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट इन द वेसल। तो आप क्या करो, मोलर मास ऑफ, ये आ गया मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए, इसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका रेस 1/4 इक्वल टू Na/Nb। ठीक है, Na/Nb इंटू मोलर मास ऑफ बी, ये हो जाएगा 1/4 पावर 1/2। ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका Na/Nb, सिंपली हो जाएगा 1:2। यानी कि इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका जो आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के लिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 इज करेक्ट। नाउ इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग अप्रोच करते हैं। राइट, जो सेकेंड पार्ट है इसको अप्रोच करें। यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनल गैस मिक्सचर इज कंसेंट्रेटेड बाई अ टेक्निक्स ऑफ सक्सेसिव डिफ्यूजन इफ अ मास ऑफ गैस मास रेशियो ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड इन द फाइनल कंसेंट्रेशन इज 1:32। जो रिक्वायर्ड मास रेशियो है वो है 1:32। हम लोग को चाहिए, अब यहाँ पे देखो आप कैसे अप्रोच करना है यहाँ पे, कि जो है यहाँ पे सक्सेसिव डिफ्यूजन कराना है हम लोग को। तो सक्सेसिव डिफ्यूजन कराने में मीन्स हम लोग को जो फाइनल रेशियो चाहिए, देखो आप कि Na/Na, इसको समझना, फाइनल जो इस कंटेंट हमको चाहिए कि कितने नंबर ऑफ, हम लोग को कितने नंबर ऑफ दिस डिफ्यूजन फॉलो करना पड़ेगा सच दैट कि मास रेशियो 1:32 है। अब आप देखना इसमें NaF/Nab फाइनल, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो x बाई मोलर मास ऑफ A बाई 32x बाई मोलर मास ऑफ B, क्योंकि इनका जो मास रेशियो है वो है जो है सिंपली ये कितना है, ये है 1:32। तो ये हो जाएगा आपका 1/32 मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ A, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 1/4। यानी ये जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 128। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, सिंपली कैसे जा सकते हैं, देखो इसमें इनिशियली जो है हम लोग कंसीडर कर लें कि जो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, इसको मैं एक्सप्रेशन को लिखता हूं Na ऑफ मोल्स Nb ऑफ मोल्स फाइनल दैट इज इक्वल टू जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स रेशियो है। क्या है इसका मोल्स का रेशियो, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1:2। ठीक है, 1:2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ A पावर n। इसको आप डिराइव कर सकते हो, सिंपली डिराइव कर सकते हो, हर केस के लिए आप कंसीडर करते जाओ। तो फाइनल जो सेगमेंट ये बन के आएगा, ये आएगा फाइनल केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इन द फाइनल कंटेनर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन द फाइनल कंटेनर दैट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ B इनटू मोलर मास ऑफ A। ये दे रखा है इन्होंने। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो 1/28 ये जो बन के आएगा सेगमेंट, ये हो जाएगा 1/64। इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A दैट इज इक्वल टू 1/4 पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं n/2। ठीक है, तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × 2, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 पावर 6 आई थिंक दैट विल गिव 64। ठीक है, 2 पावर 6 इक्वल टू जो है 64 हो जाएगा। तो यानी कि n की वैल्यू, इस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 6।
मतलब 6 स्टेप फॉलो करना होगा, सक्सेसिव डिफ्यूजन कराना होगा टू गेट दिस मच मास रेशियो ऑफ गैस A:B। हम लोगों ने क्या किया, 1:4, पहले जो मास रेशियो था वो था इसका 2:1, अब ये एनरिच होकर 1:32 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एनरिचिंग ऑफ वन गैस बाय द सक्सेसिव डिफ्यूजन। तो यहाँ इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज फॉर द क्वेश्चन 2 दैट इज 6, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर करेक्ट फॉर गिवन कंपाउंड। ये आपका सेपरेटली बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है वहां से किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं। तो देखते हैं उस चैप्टर को भी हम लोग जो है थोड़ा सा जो है टाइम निकाल के उसको कवर कर लेंगे। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पी ब्लॉक में भी कवर्स होंगे, एस ब्लॉक में भी कुछ नेमिंग आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये जो नेम्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑलरेडी आपने सुना होगा। जैसे H2SO4 है, मैं स्ट्रक्चर बनाते जाता हूँ ताकि आपको एक बार स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस होते जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट है। देन है बोरिक एसिड, नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज बोरिक H3BO3, ठीक है। दिस इज अ लेविस एसिड, ये भी कॉन्सेप्ट साथ में समझते जाओ, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन होंगे ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में, जो इजीली H+ नहीं डोनेट कर सकते, राइट। ये इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। बहुत बार एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि दिस बोरिक एसिड अ प्रोटिक एसिड और लेविस एसिड। नो, इट इज अ लेविस एसिड बिकॉज इट कंटेन अ वैकेंट p ऑर्बिटल, इट इज अ नॉट अ जो है प्रोटिक एसिड, बोरिक एसिड। ये नोमेनक्लेचर भी करेक्ट है। देन HClO3, अगर हम लोग इसकी बात करें HClO3, मैं स्ट्रक्चर इसका बना लूं इसका, देन डबल बॉन्ड, ठीक है, और OH, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, हो गया HClO3, क्लोरिक एसिड, ठीक है, सही है, ये भी आपका क्लोरिक एसिड सही है। देन फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड ये आपका हो जाएगा एक ट्राई बेसिक एसिड। तो आई थिंक इन दिस केस ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑल 4 ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4 सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो इस केस में मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अगर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। स्टेबल मींस देखो सिस्टम को हम लोगों ने जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्लासिफाई किया। वन वाज एरोमेटिक जो भी हाईली स्टेबल होगा, सेकेंड वाज नॉन एरोमेटिक जो कि लेस स्टेबल होगा बट एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, अनस्टेबल नहीं होगा, एंड थर्ड वन इज द एंटी एरोमेटिक दैट विल बी हाईली अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। आपसे पूछा गया स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। 1 by 1 सिस्टम को थोड़ा सा जो है हम लोग डिस्कशन में ले जाते हैं। जैसे आप देखो फर्स्ट है, इसको हम लोग ट्रोपोलोन भी बोलते हैं, जो कि इस तरीके से सिस्टम बन के आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दिस सिस्टम इज द एरोमेटिक इन द नेचर, दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर विद 6 pi इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज द एरोमेटिक। नाउ सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आपका सिस्टम जो कि नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर लिए हुए, टफ से भी स्ट्रक्चर लिए हुए, दिस इज कॉल्ड एज द cyclooctatetraene. This system is the non-aromatic, but this is going to be stable at the room temperature. It is not going to be unstable at room temperature like anti-aromatic. Next आप देखिए, नेक्स्ट जो सिस्टम है आपके सामने that is this one, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। This system is also aromatic, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम और ये तीनों तो एग्जिस्ट करेंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे, but this system is anti-aromatic. This system is anti-aromatic. So this is not going to be stable at room temperature. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि which of the following are stable at room temperature, यानी कि in that case 1 2 3 this 3 option will be correct except this structure. All 3 structure are either aromatic or non-aromatic. They are going to be stable at room temperature, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मेंशन किया गया है कि D pi P pi मींस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो D pi P pi बैक बॉन्डिंग इन ClO माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन ClO4 माइनस, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं एक आइडिया ये भी देते चलता हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि इसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ D pi P pi बॉन्डिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हेल्प लेते हैं, इसको जो है ड्रॉ करते हैं ClO माइनस, ठीक है। देखना आप ध्यान से, तो ये बनाएगा इस तरीके से स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये चीज, इसको हम लोग बोलेंगे ClO माइनस। अब समझना इस बात को कि इसमें अगर कोई पूछे कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई है, पी पाई है या डी पाई है, कैसे अप्रोच करोगे इसमें? तो यहां पर सिंपल सा ये होता है कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो। तो एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर मींस इसका जो स्टेरिक नंबर है 4 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब जो है दिमाग में थोड़ा सा चमकना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये एक भी p ऑर्बिटल यहाँ पे क्लोरीन के पास नहीं है जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये अपना जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है जो कि होगा d ऑर्बिटल उसको पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज करेगा। यानी कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये आपका d पाई और ये अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा, तो ये हो गया d पाई p पाई। लॉजिक समझ में आया? इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के देख लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज नो p ऑर्बिटल इज अवेलेबल टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, यानी कि अब d ऑर्बिटल का यूज किया जाएगा इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। सेम मैं कंडीशन लगा सकता हूं ClO4 माइनस के लिए। नेक्स्ट देखो आप ClO4 माइनस, तो इस केस में क्या है, अब बोले कि इसमें से कितने p पाई बॉन्डिंग है और कितने p पाई d पाई बॉन्डिंग, थोड़ा सा समझो इसको बात को। यह हाइब्रिडाइजेशन है, वंस अगेन 4 बॉन्ड पेयर है तो स्टेरिक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। अब sp3 क्या इसके पास में कोई p ऑर्बिटल बचा है? कोई p ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? नहीं। तो दिस ऑल पाई बॉन्ड विल बी d पाई p पाई, d पाई p पाई, d पाई p पाई, इस तरीके से होगा। 3 d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ये किस बोला गया कि d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग इज ClO माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर देन ClO4 माइनस। ये गलत है, बिकॉज देखो बैक बॉन्डिंग क्या होगा कि ऑक्सीजन इस पे डोनेट करेगा। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करो, राइट, इस केस में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हो तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, और यहाँ पे जब आप कंसीडर करते हो, ठीक है, तो ये आपका दे देगा, अगर कंसीडर करो तो ये दे देगा आपका +7, ठीक है, +7 दे देगा। तो यानी कि अब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन है इजीली इसको डोनेट कर सकता है कंपेयर टू दिस वन। तो दिस इन दिस केस बैक बॉन्डिंग p पाई d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग इज अ ClO4 माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन ClO माइनस। ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देन है इन बेरिलियम हाइड्राइड, पॉलीमेरिक बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। यस, यहाँ पे क्या होता है कि ये हम लोग को पता है कि ड्यू टू स्मॉलर चार्ज या हम लोग बोल देते हायर चार्ज और स्मॉलर साइज रेशियो, चार्ज बाई साइज रेशियो इज ग्रेटर, उसकी वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होता है और ये कंपाउंड कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। अब कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, मान लो कि बेरिलियम हाइड्राइड, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, राइट, अगर आयनिक होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इन दैट केस इट बेरिलियम हैव टू कंप्लीट इट ऑक्सीजन। कैसे कंप्लीट कर सकता है, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जाता है, नॉट लाइक B2S6 विच अंडरगो डाइमेरिक फॉर्म, क्योंकि उसको डाइमर बनाने से ही खुशी मिल जाती है, ऑक्टेट स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको डोनेट करेगा लाइक दिस और इसको डोनेशन इधर से मिलेगा, तो यहाँ से ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जाएगा इस तरीके से, इसको इधर डोनेट करा दो, इसको इधर डोनेट करा दो। सिमिलरली ये इसी तरीके से चेन आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते जाएंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिकॉज ये 4 बॉन्ड पेयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस सेकेंड इज करेक्ट वन, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड की बात करें, IClO माइनर इज बेंट वेयर एज ICl2 प्लस इज अ लीनियर इन द सेम। थोड़ा सा देख लें, ICl2 माइनस के केस में क्या होगा, देखो आप ICl2 माइनस, ये क्या होगा, ये लीनियर शेप होगा। कैसे लीनियर होगा, तो शेप में अगर बनाऊं इसका, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, और इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है आपके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज गोइंग टू बी लीनियर, वेयर एज ICl2 प्लस इज गोइंग टू बी बेंट शेप। उसका शेप कैसा होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3 और इसका हो जाएगा sp3d, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d और इसका हो जाएगा sp3। तो दिस इज द बेंट शेप एंड दिस इज द लीनियर।
तो जस्ट अपोजिट इन्होंने दे रखा है, इसको लीनियर दिया, इसको बेंड शेप दे रखा है, दैट इज इनकरेक्ट। फोर्थ वन, SF4 ऑल SF बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल यहाँ पे SF4 की बात करें तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा sp3d, और जो एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो स्लाइटली लॉन्गर होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल, यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लाइक दिस। ये बॉन्ड एंगल 90 से स्लाइटली लेस होगा ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो दिस बॉन्ड लेंथ विल बी लॉन्गर देन दिस बॉन्ड, तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे होंगे। तो फोर्थ इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड जो है करेक्ट हो गया एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मेंशन किया गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट D2O सॉलिड, ठीक है। इट विल फ्लोट ऑन D2O लिक्विड, ठीक है। ये सेम कहानी है, लाइक H2O जैसे फ्लोट करता है, आइस फ्लोट करता है ऑन द वाटर, यहाँ पे भी जो है इसी तरीके से होगा। D2O जो होगा सॉलिड वो फ्लोट करेगा D2O लिक्विड में, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड के अंदर क्या मेंशन किया है, इट विल सिंक इन द H2O लिक्विड, ठीक है। H2O लिक्विड में क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी D2O की कंपेयर टू जो हम लोग का H2O है, तो ये सिंक कर जाएगा H2O, D2O में नहीं सिंक करेगा लेकिन H2O में ये सिंक कर जाएगा, यानी कि सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, D2O हैज द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन H2, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि D2O के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि D2O में जो बॉन्ड है ये लाइक अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये शॉर्टर है, तो इस पे उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं जनरेट हो, ठीक है। तो D2O इज स्लाइटली लेस पोलर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लाइटली लेस होता है कंपेयर टू H2, इसकी वजह से यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, तो यानी कि थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ में क्या मेंशन किया गया है कि इट हैज अ लेस वॉल्यूम देन H2O सॉलिड फॉर द सेम मास ऑफ द बोथ कंपाउंड। नहीं, अगर हम लोग देखें कि तो इस केस में क्या हो जाएगा कि दोनों का इट हैज द लेस वॉल्यूम मेंशन किया देन H2O लिक्विड, H2O सॉलिड फॉर द सेम मास ऑफ द बोथ कंपाउंड। नहीं, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ये जो है लेस नहीं होगा, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो 1 2 3 ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन माइनस फ्लोरीन ग्रुप। तो फ्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा दिखा सकता है, तो ऑप्शन ए देखिए। तो इसमें मैंने बोला था कि जो हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है इनका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इनका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से, सही है। CN ये भी ज्यादा होगा, NO2 इसका भी ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, एंड OH इसका भी ज्यादा। क्लियर है बात, सॉरी OH का नहीं ज्यादा होगा, तो जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3। OH लेस होगा, फ्लोरीन से OH का जो माइनस आई इफेक्ट है लेस होगा। एक बार आप सीरीज देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है सीरीज को जानना। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है OH के लिए, ये 3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो 1 2 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 के अंदर मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये जैसे सिग्मा के थ्रू ऑपरेट होता है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफेक्ट कम होते जाएगा, और ऑलमोस्ट 3 to 4 कार्बन के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाएगा जो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। सेकेंड, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, दैट इज रॉन्ग। परमानेंट इफेक्ट है हमारा, जो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसमरिक इफेक्ट हो गया और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, दिस 3 इफेक्ट्स आर परमानेंट इफेक्ट। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड में मेंशन किया गया है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एंड दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, दैट इज करेक्ट। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल है, बट वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द रियल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल मॉलिक्यूल, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रियल मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल मॉलिक्यूल, बट दे डू नॉट, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट रियल मॉलिक्यूल। तो थर्ड इज correct only. Fourth, the stability of resonance hybrid is more than stability of any resonating structure, that is also correct. जो resonance hybrid होगा वो सबसे stable होगा among all the structure। तो जो
कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो लेस स्टेबल होंगे जो रेजोनेंस यानी कि रियल स्ट्रक्चर होगा। फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। इस केस में आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। इन क्वेश्चन नंबर 9 जो कि केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, इस केस में क्या मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो आप ABMOs हैव अ रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें नोडल प्लेन बन के आएंगे और उनमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लेस होगी, मींस जीरो होगी। तो ABMO के केस में क्या होगा, जैसे मैं अगर कंसीडर करूं कि जो ABMO का केस होगा इस तरीके से कुछ बनेगा लाइक दिस, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनके बीच में हम लोग नोडल प्लेन देखेंगे, तो देयर इज अ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी जीरो इन द केस ऑफ ABMOs, ठीक है, ABMOs के केस में। तो फर्स्ट इज करेक्ट वन। सेकेंड, VMOs इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, सही बात है, और ABMOs अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो VMOs है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होगा न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि इनमें इन फेज अगर मान लो न्यूक्लियस इसको कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे इन फेज ओवरलैपिंग होगा, तो जो होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज होगा जब यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो BMOs इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज इस तरीके से आप ले सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव इनके बीच में, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इन फेज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट थर्ड इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे फॉर्म। सही बात है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उतने ही मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करके आएंगे, यानी कि थर्ड इज करेक्ट। देन लास्ट वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMOs इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ABMOs। ये गलत है, कभी कभी हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव भी मिलता है, तो जब निगेटिव मिलता है दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMOs इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द BMOs। तो यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है 1, 2, 3, दिस विल बी द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस किया जाए, तो इसके अंदर क्या पूछा है कि द प्रोसेस ऑन PT डायग्राम ऑफ आइडियल गैस, सेलेक्ट द करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ग्राफ फॉर द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस। देखो आप कि इन्होंने P वर्सेस T का कर्व बना रखा है और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। देखिए आप A to B, ठीक है, देन B to C, ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, और स्लोप क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो A to B दैट इज आइसोकोरिक, थोड़ा प्रोसेस को पहचानना होगा, दिस इज द आइसोकोरिक। B to C दैट इज आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज आइसोबारिक, ठीक है। अगर ये पहचान चुके हो तो आपके लिए जो कर्व बनाना हो जाएगा और ज्यादा आसान। तो आइए देखते हैं इसमें P वर्सेस V का कर्व। पहला है इसमें P वर्सेस V का कर्व। देखिए तो A to B क्या प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। A to B वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो A to B वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। B to C आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल कर्व ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा B to C, और C to A दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, तो यानी कि ये ऐसे कुछ बन जाएगा P वर्सेस V का कर्व, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट वन। सेकेंड आप देखो, सेकेंड के अंदर क्या है कि V वर्सेस T का है, ठीक है। अब हम लोग A से स्टार्ट करते हैं, A to B आपका कौन सा प्रोसेस है, A to B दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। A to B दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि A to B कर्व जो बन के आएगा कुछ ऐसे बन के आएगा, ठीक है। देन B to C दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस लाइक दिस, एंड देन C to A दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा, क्योंकि इसमें यानी कि जो हम लोग का इसमें कर्व दे रखा है वो कर्व गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो कर्व गलत हो जाएगा, सेकेंड विल बी नॉट करेक्ट। सेकेंड के केस में स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। थर्ड देखिए P वर्सेस V का कर्व, P वर्सेस V, A to B जाते हैं। A to B में क्या दे रखा है, A to B आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वंस अगेन ये कांस्टेंट होगा लाइक दिस, सॉरी A to B इज आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ऐसे जाएगा कर्व A to B, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट,
उसके बाद B2C आइसोथर्मल, B2C इज आइसोथर्मल, ठीक है। और फिर ये ऑलरेडी हम लोगों ने बना चुके हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट वन, ठीक है। ये तो कर्व ऑलरेडी बना चुके हैं ना, थर्ड के अंदर जो कर्व दे रखा है दैट इज इनकरेक्ट। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर क्या बोला है, V वर्सेस T का कर्व, ठीक है। V वर्सेस T ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख लो, A to B देन B to C, ऐसे इन्होंने कंसीडर किया है। B to C जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड देन C to A लाइक दिस, ये होगा आइसोथर्मल। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ का जो कर्व होगा ये कुछ ऐसे जाएगा। तो 1 and 4 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। They have mentioned which of the following statement order of ionic mobility in the aqueous medium, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आप, कैल्शियम 2+ का ज्यादा होगा इन aqueous मीडियम, कैल्शियम 2+ विल बी ग्रेटर देन मैग्नीशियम 2+ इज ग्रेटर देन बेरिलियम 2+, सही बात है। इन द aqueous मीडियम क्या देखोगे आप कि इसमें लेयर बनते जाएगा वाटर का, बेरिलियम चूंकि स्मॉलर साइज है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है, इसमें क्या होगा कि वाटर का इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर बनते जाएगा। तो साइज ऑफ दिस विल बी लेस बिकॉज आयनिक मोबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बड़ा उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा। तो बिकॉज ये हाइड्रेट फॉर्म करेगा इसमें, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज है, तो इन दैट केस इसका साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड आप देखिए, इसमें दे रखा है लिथियम प्लस aqueous मीडियम के अंदर इज ग्रेटर देन सोडियम प्लस इज ग्रेटर देन पोटेशियम, ये दे रखा है इन aqueous मीडियम। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, बिकॉज लिथियम का वंस अगेन स्मॉलर साइज की वजह से इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो जो है साइज जैसे ही जो हाइड्रेटेड लिथियम प्लस आयन होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो जब साइज उसका बड़ा होगा तो आयनिक मोबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। नेक्स्ट उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर दे रखा है, लिथियम प्लस यानी कि ये दे रखा है लिथियम सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस इन द aqueous मीडियम, ये गलत हो जाता है। वैसे ही आपका दे रखा है बेरिलियम 2+ aqueous जो है मैग्नीशियम 2+ aqueous एंड कैल्शियम 2+ aqueous, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हाइयर द हाइड्रेशन, स्मॉलर अगर आयन है तो हाइयर द हाइड्रेशन होगा, हाइयर द हाइड्रेशन मींस लोअर द मोबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। तो 12 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। जो P4 है इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट इसमें बनता है, एक तो PS3 बनता है, ठीक है, और एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये बन के आता है। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे वन, अब देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ये डायरेक्ट रिएक्शंस है। ये जो है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और एक केस में रिडक्शन हुआ है। तो ये आप रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेट कर सकते हो, बट दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। बोला गया कि वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी PS3, दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फीन। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस गैस को बोलते हैं फॉस्फीन गैस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फीन गैस PS3। वन प्रोडक्ट इज फॉस्फीन, दैट फर्स्ट इज करेक्ट। इट इज अ रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज करेक्ट। आप देख सकते हो कि ये 0 से ये रिड्यूस होकर -3 में जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो यहाँ पे +5 आई थिंक होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस फॉर द सेम स्पीसीज, दैट इज द रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ठीक है। यानी कि थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट इन दिस केस, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। 1, 2, 3 हो जाएगा। फोर्थ क्या है, रिएक्शन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ये इनकरेक्ट है। ये जो है aqueous मीडियम में भी रिएक्शन हो जाएगा, तो 1, 2, 3 विल बी ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करो आप।
तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दे रखा है, द पीवी वर्क इज मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस इन द क्लोज वेसल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, माइनस पी डेल वी, ये गलत होगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ये आपका आएगा माइनस पी डी वी एंड नॉट माइनस पी डेल्टा वी, दोनों में डिफरेंसेज है, राइट, बिकॉज इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी पाथ फंक्शन। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट, सॉरी, हम लोग को इनकरेक्ट देखना है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देखिए सेकेंड, द इनफाइनेस्टिमल पीवी वर्क इज मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्लोज वेसल इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। यस, जो डी डब्ल्यू होगा बहुत स्मॉल वर्क डन, वो हो जाएगा माइनस पी डी वी, दैट इज करेक्ट, हम लोग को इनकरेक्ट चाहिए। Then value of work done in the reversible process in the closed system can be found so long as we know that initial state and the final state of the system। नहीं, हम लोग को एवरी स्टेट पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको, अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाह रहे हैं फॉर द प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो वी हैव टू डू इंटीग्रल फ्रॉम v1 to v2। वी डोंट ओनली रिक्वायर्ड मीन्स फाइनल एंड इनिशियल स्टेज, हम लोग को साथ साथ में उसका पाथ भी डिफाइन करना होगा कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, बिकॉज वर्क डन इज पाथ फंक्शन, यानी कि थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पी डी वी इज फिक्स वन द इनिशियल एंड फाइनल वन टू स्टेट इज नोन, गलत है ये बोला गया है कि जो है आपका अगर v1 और v2 पता चल जाए तो ये इंटीग्रल वैल्यू फिक्स हो जाएगी। नहीं, ये डिपेंड करेगा कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है वॉल्यूम के साथ में, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो 1, 3 and 4 will be option for question number 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 14 they have mentioned the gas of following curve। ठीक है, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का कर्व, डेंसिटी फॉर द, ये दे रखा है रियल गैस ए के लिए और ये आइडियल गैस के, दिस इज फॉर आइडियल गैस, कि डेंसिटी और वेरी नहीं करेगा, प्रेशर के साथ इंक्रीज करते रहेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, लेकिन रियल गैसेज में ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या दे रखा है, देखो आप क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में, इन द हाई प्रेशर रीजन द गैसेज इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग को देखना है इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन द हाई प्रेशर रीजन गैस इज लेस कंप्रेसिबल। एक बार इस कर्व को भी समझ लें कि कैसे वेरिएशन होता है रियल गैसेस का। जैसे यहाँ पे जो है अगर देखा जाए जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो ऑलवेज इस तरीके से होते हैं, ये रियल गैस हो गया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइडियल गैस, ये दोनों कर्व आइडियल गैस के लिए। अगर मैं किसका कर्व बना रहा हूँ, ये जेड वर्सेस पी का। ठीक है, अब आप देखो कि अगर हाइयर प्रेशर रीजन में जाओगे तो जेड विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, obviously Z will be greater than 1, तो in that case that gas will be less compressible। ठीक है, अगर जो है Z की compressibility factor greater than 1 means gas is less compressible। boils temperature of gas must be more than 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो boils temperature होगा जहाँ पे कि ये बिहेवियर शो कर सकता है, राइट, जो है आइडियल गैस बिहेवियर हाई प्रेशर रीजन में, लो प्रेशर रीजन में शो करेगा, तो यानी कि टेम्परेचर वहाँ पे मोर होगा, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। बॉयल टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल मोलर वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस इन द लो प्रेशर रीजन। तो लो प्रेशर रीजन में डेंसिटी इसका कम है, रियल गैस का, सॉरी आइडियल गैस का, रियल गैस का डेंसिटी ज़्यादा है, तो मोलर वॉल्यूम विल बी लेस फॉर लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। मोलर वॉल्यूम अगर कम है रियल गैस का मोलर वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स इट्स डेंसिटी विल बी हाइयर इन द लोअर वॉल्यूम। और वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो लोअर वॉल्यूम रीजन, लोअर प्रेशर रीजन है, वहाँ पे इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है रियल गैस का कंपेयर टू आइडियल गैस। गैस सो ओनली निगेटिव डेविएशन थ्रू आउट द कर्व, ये गलत है। यहाँ पे निगेटिव मतलब जहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इस रीजन में आपका निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, और यहाँ पे इसका जो है अगर डेंसिटी कम है तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो यानी कि थ्रू आउट द निगेटिव डेविएशन नहीं दिखा रहा है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 दिस 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके अंदर इन्होंने रिएक्शन दे रखा है A to 2B। ठीक है, और डेल्टा H दे रखा है 30 किलो जूल।
डेल एस दे रखा है 150 किलो जूल। इसमें से बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जो रिलेशन निकल के आता है इसमें, जो रिलेशन हम लोग देखते हैं इसमें ये होता है डेल एस टू मीन्स अगर टेम्परेचर T2 पे हम लोग कैलकुलेट करें एंथैल्पी चेंज एंड डेल एच माइनस डेल एच वन T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू डेल Cp फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो आप ये जो रिलेशन निकल के आएगा डेल H2 माइनस डेल H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, डेल Cp की जो वैल्यू है देखो आप, Cp ऑफ B दे हैव गिवन 20 एंड Cp ऑफ A दे हैव गिवन 20 जूल, दोनों का 20 है, लेकिन A से 2B में कन्वर्ट हो रहा है तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, ये दे देगा आपको 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20। अब देखो ये पॉजिटिव आया, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इन दैट केस डेल H वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा H इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फर्स्ट इज करेक्ट। देन सेकेंड के अंदर क्या बोला गया कि डेल्टा H विल decreases on increasing the temperature, that will be incorrect one. At 300 Kelvin del G is negative। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें हम लोग कि 300 केल्विन पे डेल्टा H क्या दे रखा है इन्होंने 30 किलो जूल, क्या हो जाएगा देखो आप, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने, दैट 300 केल्विन दैट इज 30 और माइनस टी दैट इज 300 डिवाइड बाई डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 1000, तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू माइनस 15, यानी कि डेल्टा जी विल बी निगेटिव। तो यहीं पे ऑप्शन के अंदर यही बोला है कि डेल्टा जी विल निगेटिव एट 300 केल्विन, यानी कि थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अपने आप को इनकरेक्ट हो जाता है, तो 1 and 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन भी देखते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी। तो बोला गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन होमोजेनस गैसेस जहां पे Kc वैल्यू Kp से ज्यादा है एट 298 केल्विन, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 200 किलो जूल, यानी कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन द नेचर, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर। Kc वैल्यू हम लोग का लेसर है Kp वैल्यू से, तो हम लोग लिखते हैं Kc इज इक्वल टू Kp RT डेल्टा N, ठीक है, यही लिखा जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, इसको मैं प्रेशर को अगर लिखूं A बाई B, मान लो कि एक प्रोडक्ट बन रहा है B बाई प्रोडक्ट A, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A, एक Kp दे देगा, इसको मैं C के फॉर्म में लिख सकता हूँ CRT, CBRT CART, तो इसको मैं लिखा जा सकता है इसको KC RT पावर डेल्टा N, Kp इज इक्वल टू KCRT, ये हो जाएगा आपका KCRT डेल्टा N। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि Kc वैल्यू इज ग्रेटर देन, Kc वैल्यू Kp से ज्यादा है, यानी कि ये जो RT वैल्यू होगा RT डेल्टा N, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ RT डेल्टा N, RT पावर डेल्टा N विल बी लेस देन 1, तभी ये Kp और ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा क्योंकि Kc ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, तो RT डेल्टा N मींस डेल्टा N इन दैट केस विल बी निगेटिव, डेल्टा N विल बी निगेटिव, डेल्टा N विल बी निगेटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही है कि जो डेल्टा N निगेटिव मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड। अब ऑप्शन के अंदर देखो कि कब फेवर किया जाएगा, प्रेशर इज इंक्रीज, बिल्कुल अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्टेंट के साइड गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है तो प्रेशर उस साइड ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट। अगर प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो गैसियस मॉलिक्यूल के साइड में प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर इज डिक्रीज, ये इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, ये तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ही बोला जाता है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया जाएगा तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज है, बस आपको ये जानना था इस क्वेश्चन के अंदर कि डेल्टा एन शुड बी निगेटिव, तो इस केस में आपका 1, 2 एंड 4 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा पेपर 1, ठीक है, PT3 का पेपर 1। हम लोग इसके बाद पेपर 2 डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट किया होगा, जहाँ पे
इनकरेक्ट हुआ है एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से प्रैक्टिस करो और कोई अगर डाउट है तो क्लियर करते जाओ।